हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आकृतियों की सर्वांग क्षमता देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो सभी आकृतियाँ होती हैं उनको हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कैसे कर सकते हैं, और हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सर्वांग सम किसे कहते हैं। यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप लोग सर्वांग क्षमता की सभी कसौटियाँ और किन्हें हम लोग सर्वांग सम कर सकते हैं आप वो जान जाएंगे। तो हम लोग वीडियो में देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सर्वांग सम पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग रेखाखंड की सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग कोणों की सर्वांग क्षमता, फिर वर्ग की सर्वांग क्षमता, उसके बाद वृत्तों की सर्वांग क्षमता और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम लोग इन सभी कंडीशंस को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपने देख लिया होगा, तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकृतियों की सर्वांग क्षमता। तो देखिए, आकृतियों की सर्वांग क्षमता का मतलब है सबसे पहले हमें सर्वांग क्षमता समझना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सर्वांग सम समझते हैं होता क्या है। तो देखिए, सर्वांग सम को इंग्लिश में हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो देखिए, सर्वांग सम होता क्या है। सर्वांग सम वे दो आकृतियाँ जिनका आकार और माप समान हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। आप लोग इस पर नज़र देखिए, वे दो आकृतियाँ मतलब सर्वांग सम में हमें दो आकृतियाँ ही मिलेंगी। हमें दो आकृतियों में ही हम लोग सर्वांग क्षमता देख सकते हैं। तो देखिए, वे दो आकृतियाँ जिनका आकार मतलब शेप जो होता है, माप मतलब होता है साइज, मतलब कि उनकी माप क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, ये सभी, और समान हो उन्हें सर्वांग सम कहते हैं। और देखिए, आपको मैं इसको अच्छे से अब समझा दूँ सर्वांग सम होता क्या है। तो देखिए, सर्वांग सम होता क्या है। इसमें लिखा है वे दो आकृतियाँ। सपोज हमने ये त्रिभुज दो बना लिए, दो, क्योंकि दो आकृतियाँ कह रहा है, दो आकृतियाँ जिनका आकार। तो देखिए, ये दोनों आकार मतलब होता है ये त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज हो। तो देखिए, दोनों त्रिभुज है मतलब आकार समान है। माप यदि इनके समान हो, जैसे 5 हो गई, ये भी 5 और ये भी 5, ये 5, ये 5 और ये भी 5, तो ये आपके हो जाएंगी क्योंकि इनका आकार। या आप इसे 50 कर सकते, अलग भी हो सकते, उसमें कोई वो नहीं है कि सभी 5-5 होंगी। ये 5 है, 51 है, 50 है, तो 50 के बराबर ये हो गई, 51 के बराबर ये हो गई, 5 के बराबर ये हो गई। तो इस तरीके से, और जैसे ही आप लोग वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और देखिए, दो आकृतियों के सर्वांग सम होने के गुण को सर्वांग समता, मतलब कि जैसे कि ये दो आकृतियाँ सर्वांग सम हैं। क्यों? देखिए, इनके आपकी साइज समान है मतलब माप समान है, और ये दोनों आकार में मतलब कि दोनों त्रिभुज हैं इसीलिए। और देखिए, ये दोनों सर्वांग सम हैं तो ये आपका सर्वांग समता का ही चिन्ह, सर्वांग समता ही हो जाएगी दो त्रिभुजों की। और देखिए, सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है, आपको ये ध्यान रखना है, सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है। और देखिए, सर्वांग सम का यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो निकल के आता है सर्व अंग प्लस सम, मतलब सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है अंग, और सम का मतलब समान। तो सभी अंग बराबर या समान, इसका ये मतलब होता है। और देखिए, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये त्रिभुज, इसके सम वो है सर्वांग सम। देखिए, सर्वांग सम का सिंपली मतलब यही होता है कि कोई चीज़, जैसे ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया, और अगर इसी तरह की कोई आकृति है जो इसे पूरा पूरा ढक ले तो उसे हम लोग सर्वांग सम कहेंगे। आपको ये ऐसे याद रखना है। ओके, आपको एक और, जैसे मैंने एक वृत्त बनाया और कोई ऐसा ही वृत्त हो, इसकी सपोज रेडियस 5 है, 5 सेंटीमीटर, और कोई और 5 सेंटीमीटर का बनाया, तो आप बताइए ये वृत्त इसको ढक लेगा? ढक लेगा, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का, तो ये ढक लेगा, इसीलिए सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे आपके हाथ हैं,
आप अगर इनको ऐसे रखोगे तो ये आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे, तो इसीलिए ये भी आपके सर्वांग सम हो जाएंगे। आपको मैं कुछ और आकृतियाँ दिखा देता हूँ जो कि सर्वांग सम है। देखिए, जैसा कि आपको ये आकृति 2 दिख रही है। अब देखिए ये समरूप कैसे, सर्वांग सम कैसे हैं उसको हम लोग कैसे देखें। तो देखिए, यदि ये आकृति इसको पूरा ढक ले तो सर्वांग सम होंगी। तो देखिए हम लोग रख के देखते हैं। तो देखिए ये इसको पूरी तरीके से ढक ली है, आप लोग देख सकते हैं ये इसको पूरी तरीके से ढक ली है। इसका अर्थ है कि ये सर्वांग सम है, क्योंकि देखिए ये 2 आकृतियां हैं, इसका ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। और देखिए ये तभी तो ढकेगा जब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ये इसके, तो तभी ढकेगा। उसी प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे हमने ये है इस पर ये रख दिया और इसको थोड़ा सही कर दिया, तो देखिए ये बराबर आ गई, तो इसीलिए। और उसी प्रकार आप ये आकृतियाँ समझ सकते हैं। देखिए इनको मैंने, ये 2 हैं, इनको मैंने रखा है ऐसे, तो देखिए इसने इस नीचे वाली को पूरा ढक लिया, आप देख सकते हैं पूरी नीचे वाली ढक चुकी है, आपको दिख भी नहीं रही होगी। और ये देखिए ये इधर है, देखा आपने। उसी प्रकार आप लोग इस वाली आकृति में देख सकते हैं, ये 2 हैं, ऐसे आप समझिए ये 2 हैं, एक ये है और एक ये नीचे रखा है। और देखिए मैं इसको इसके ऊपर रख रहा हूँ तो ये पूरा ढक ले रहा है, तो इसीलिए सर्वांग सम हो जाएगा। उसी प्रकार आप इनको समझिए। देखिए इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ऐसे, देखिए मैंने ऐसे रखा तो ये पूरा ढक लिया इसको, तो इसीलिए ये भी सर्वांग सम हो जाएंगी। और उसी प्रकार आप इनको देखिए, ये 2 आकृतियाँ हैं, मैंने इसको ऐसे रखा ऐसे, तो इन दोनों ने ढक लिया, तो इसीलिए ये भी सर्वांग सम हो जाएंगी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम आकृतियाँ होती क्या हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए रेखाखंड की सर्वांग समता क्या होती है। रेखाखंड आप लोग जानते ही होंगे, मैं आपको बता देता हूँ रेखाखंड होता क्या है। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे मैंने यहाँ से खींचा, ये 3 सेंटीमीटर है और एक ये भी 3 सेंटीमीटर है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ऐसे लगा दिए और इसमें ऐसे कर दिए तभी ये रेखाखंड रहेगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट दर्शाते हैं कि ये इतने ही तक हम लोग माप रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं, तो ये आपका रेखाखंड हो जाएगा। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है और रेखा ये होती है जिसके दोनों ओर ये लगा होता है, और रेखाखंड किरण होती है जिसके एक ओर लगा होता है। इसमें हमें रेखाखंड की ज़रूरत है, तो आप समझिए रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, जैसे 2 सेंटीमीटर हो तो ये आपका रेखाखंड है। तो अब हम लोग रेखाखंड को समझ लेते हैं। रेखाखंड की सर्वांग समता होती क्या है। 2 रेखाखंड एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई समान हो। देखिए 2 रेखाखंड हैं, आप इस पे मत जाइए क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट भी लगाया है, ये इतना 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ए बी रेखाखंड पी क्यू के सर्वांग सम, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी रेखाखंड, इसीलिए हम लोग ऊपर रेखाखंड बना देंगे सर्वांग सम का चिन्ह लगा के ऐसे। और उसी प्रकार आप इसको कर सकते हैं, एक्स वाई है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और ये भी रेखाखंड एम एन है, इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो आप इसे एक्स वाई सर्वांग सम है एम एन के, क्योंकि यदि हम इस रेखाखंड को इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा ढक लेगा। और देखिए एक्स वाई रेखाखंड है, इसीलिए ऊपर ये लगा दिया रेखाखंड, और ये सर्वांग सम है इसीलिए सर्वांग सम का चिन्ह लगा के ये कर दिया। ओके, अब हम लोग कोण की सर्वांग समता देखते हैं। तो देखिए कोण की सर्वांग समता होती क्या है। 2 बराबर कोण सर्वांग सम होते हैं।
देखिए यदि कोण, जैसे ये दो कोण हैं, यदि इनका माप बराबर हो, जैसे ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो उसी प्रकार मैंने लिख दिया एंगल पी क्यू आर सर्वांग सम है ए बी सी के। मैंने इस तरह लिख दिया। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोण क्यू सर्वांग सम है कोण बी के, क्योंकि इस कोण को इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरा ढक लेगा। और उसी प्रकार इसको देखिए। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये चाहे जितना ही छोटा हो, इसका अगर कोण बराबर है दोनों का, तो इसकी लंबाई जितनी है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इनकी माप तो समान ही है। ये 70 है तो ये भी 70 है। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण एक्स वाई जेड सर्वांग सम है कोण डी ई एफ के, या आप लिख सकते हैं कोण वाई सर्वांग सम है कोण ई के। अब देखिए वर्ग की सर्वांग समता हम लोग देख लेते हैं। वर्ग की सर्वांग समता क्या कहती है? देखिए वर्ग की सर्वांग समता होती क्या है, दो वर्ग ये आपका सर्वांग सम होगा, समरूप नहीं होगा। दो वर्ग सर्वांग सम कहलाएंगे यदि उनकी भुजाएं आपस में समान हो। देखिए दो वर्ग तभी सर्वांग सम होंगे यदि उनकी भुजाएं बराबर हों। जैसे ये मैंने एक वर्ग लिया, इसकी सभी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर हैं। और उसी प्रकार ये आप पी क्यू आर एस देखिए, इसकी भी सभी 2-2 सेंटीमीटर हैं, तो इनकी भुजाएं बराबर हैं। तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया कि त्रिभुज ए बी सी डी वर्ग ए बी सी डी सर्वांग सम है वर्ग पी क्यू आर एस के। उसी या आपको इस तरीके के, आपको यदि आप कोई एक्सरसाइज करने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आकृतियाँ जुड़ी जुड़ी मिलेंगी। तो आप देखिए इसमें कैसे करेंगे। देखिए 3 सेंटीमीटर ये आपका एक वर्ग ही है, क्योंकि इसकी ये 3 सेंटीमीटर मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, और ये भी वर्ग है, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया एक्स वाई जेड डी सर्वांग सम है डी ई एफ जेड के। इस तरह हमने लिख दिया। अब हम लोग वृत्त की सर्वांग समता देखते हैं। देखिए दो वृत्त कब सर्वांग सम होते हैं? तो वृत्त की सर्वांग समता होती क्या है? दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हो। मतलब कि दो वृत्त हैं, यदि अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं तो वो सर्वांग सम होंगे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपको यदि कोई कह दे कि इसमें बताइए सर्वांग समता बताइए, तो आप इसमें सर्वांग समता नहीं बता पाएंगे, इसमें सर्वांग समता नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी एक ही आकृति है, और हमें कहता है कि सर्वांग समता हम उन्हीं आकृति की निकालते हैं जो दो आकृति होती हैं, तभी हम लोग सर्वांग समता ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कोई एक आकृति है, यदि उसमें कहे सर्वांग समता ज्ञात करें तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। और वृत्त की सर्वांग समता होती क्या है? देखिए यदि दो वृत्त हैं और उनकी त्रिज्या सर्वांग सम है, तो देखिए वो दोनों वृत्त सर्वांग सम होंगे क्योंकि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। और इसे आप ऐसे लिखेंगे, ये सर्कल को मैंने C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, तो C1 सर्वांग सम है C2 के। अब हम लोग सबसे मेन पॉइंट त्रिभुजों की सर्वांग समता देख लेते हैं, जो आपके क्लास 9th में मिल जाएगा, और इसका प्रयोग क्लास 10th में भी काफ़ी होता है, और इसको 6 से लेकर कोई भी बच्चा देख सकता है। त्रिभुज की सर्वांग समता देखते हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा तीनों अंतःकोण दूसरे त्रिभुज की, आप पहले ये डिफिनेशन ना पढ़ के मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता कहती क्या है? यदि आपके पास दो त्रिभुज हैं और उनकी ये भुजा, ये सपोज 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इसको 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसको मैंने 5 सेंटीमीटर मान लिया। और देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता तभी होगी जब ये सभी भुजाएं तो बराबर ही हों और इनके अंतःकोण भी बराबर हों।
जैसे 30 ये 60 ये और 60 ये, इसको 90 मान लिया। देखिए ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और भुजाएं तो आप लोग बराबर देख ही सकते हैं। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता आप तभी निकाल सकते हैं ये जब आपको उनकी भुजाएं बराबर दी हों और उनके कोण बराबर दिए हों। तो देखिए इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके, ये इसके, और ये कोण इसके, ये इसके, और 90 डिग्री इसके बराबर है। तो इतना देखना, और लिखी डेफिनेशन वही है। दो त्रिभुज सर्वांग होंगे यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज की 3 भुजाएं तथा तीनों अंतःकोण, मतलब अंदर के कोण दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों अंतःकोण के परस्पर, मतलब एक दूसरे के बराबर हों, तो सर्वांग सम होंगे। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर, एक डॉट का मतलब जो जिस भुजा में एक डॉट लगा है, यदि कोई और भुजा में एक डॉट लगा है तो बराबर होंगी। एक डॉट लगा और इसमें भी एक डॉट लगा, तो मतलब ये दोनों बराबर हैं। इसमें 2 डॉट और इसमें भी 2 डॉट, मतलब ये बराबर। इसमें 3 डॉट और इसमें भी 3 डॉट, तो इसीलिए ये बराबर हो जाएंगी। और देखिए आपको ऐसे भी मिल सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है। देखिए इसमें एक बार है और इसमें भी एक बार, मतलब ये इसके बराबर, इसमें 3 बार, इसमें भी 3 बार, तो ये इसके बराबर, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, मतलब ये इसके बराबर। और देखिए इसमें ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू है। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये दोनों त्रिभुज बने हैं और इसमें ए बी पी क्यू बराबर हैं, तो ए बी की संगत भुजा पी क्यू हो जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार ए सी की संगत भुजा पी आर हो जाएगी और बी सी की संगत भुजा क्यू आर हो जाएगी, और उसी प्रकार कोण बी का संगत कोण क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार आपको कुछ मिलता है, और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर के। और अब देखिए, अब आपकी सबसे मेन बात है, प्रायः मतलब सामान्यतः केवल 3 संगत अंगों की समानता प्रदर्शित कर देने से ही सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए प्राप्त है। और आपको ध्यान रखना है त्रिभुजों की सर्वांग समता में, यदि आप ऐसे भी तो कर सकते हैं, और आपको एक और चीज़ मालूम होना चाहिए, यदि हम लोग त्रिभुज की तीन समानताओं को यदि हम लोग प्रदर्शित कर दें तब भी हमारे सर्वांग सम हो जाते हैं। और अगर पूरे को बराबर करें सभी भागों को, अंगों को, तो तभी सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखिए आपको कौन सा सरल लगेगा, जिसमें 3 संगत अंगों को बराबर कर दें तो सर्वांग सम हो जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा। इसीलिए देखिए इस आधार पर त्रिभुजों की सर्वांग समता को 5 भागों में बांटा गया है, और किसी बुक में 4 भाग लिखे रहते हैं, तो एक 5वां विभाग होता है जो लिखा नहीं रहता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 5 भागों में बांटा गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं वही 5 पार्ट होते क्या हैं। तो देखिए आपके जो 5 भागों में बांटा गया है वो ये हैं। भुजा भुजा भुजा, मतलब यदि हम किन्हीं 2 त्रिभुज की भुजाएं बराबर कर दें तब भी वो सर्वांग सम हो जाएंगे। और भुजा कोण भुजा, मतलब यदि आपको पहले ये मैं बता देता हूँ, और इसके बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप देख ही सकते हैं। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले देखिए 5 रूल होते कौन से हैं। एस एस एस, एस मतलब साइड, साइड मतलब होती है हिंदी में भुजा, भुजा भुजा भुजा। और एक होती है भुजा कोण भुजा, मतलब साइड एंगल साइड, इसे आप संक्षिप्त में SAS कहते हैं। और एक होती है कोण भुजा कोण, मतलब कि एंगल साइड एंगल, ASA। और ये देखिए ये वाली जो कंडीशन है वो काफ़ी बुक में लिखी नहीं होती है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है। और अभी मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। कोण कोण भुजा, मतलब एंगल एंगल साइड सर्वांग समता,
और समकोण कर्ण भुजा RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता। अब हम लोग देखिए एकदम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे भुजा भुजा भुजा, जिसे आप साइड 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 सर्वांग समता कहते हैं। इसका मतलब ही होता है कि यदि हम दो त्रिभुज की भुजाओं को, दो त्रिभुज हैं तो तीन ही तो भुजाएं होंगी, तीन भुजाओं को यदि बराबर कर दें तो वो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये दो त्रिभुज मैंने लिया, आपको मैं डिफिनेशन नहीं पढ़ा रहा, पहले ये समझिए। ये मैंने दो त्रिभुज लिए और इनको मुझे सर्वांग सम करना है। यदि मुझे इनमें सभी भुजाएं इनकी बराबर दिख जाएं, मतलब तीन भुजाएं बराबर कर लूँ, तो ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। देखिए ये 5 है और ये भी 5 है, तो देखिए एक भुजा इसके बराबर मिल गई। और देखिए AC की संगत भुजा PR है, तो AC और PR बराबर हो जाएंगी, तो क्योंकि 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर है। और ये देखिए BC जो है वो RQ के बराबर है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर ये है और 4 सेंटीमीटर ये है, तो BC की संगत भुजा RQ हो जाएगी। उसी प्रकार AB बराबर है PQ के, क्योंकि 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, तो AB की संगत भुजा PQ हो जाएगी। तो देखिए इसकी हमने तीन भुजाएं समान कर ली, क्योंकि AC सब बराबर हो गई PR के और AB बराबर हो गई PQ के और BC बराबर हो गई RQ के। तो इससे ही हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जैसे देखिए AC बराबर है PR के, AC बराबर है PR के और AB बराबर है PQ के, AB PQ के बराबर है और BC जो है वो RQ के बराबर है। इसीलिए हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो आपने ये समझ लिया, और इसका मैं एक और उदाहरण आपको मैं बता देता हूँ। जैसे ये दो त्रिभुज मैंने बनाया, ये दो मैंने त्रिभुज बनाया, ये सपोज करिए 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, और इसको आप 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा इसके बराबर हो गई, मतलब दो त्रिभुजों में हमें भुजाएं बराबर मिल गई, तीन भुजाएं बराबर मिल गई। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ओके, अब हम लोग, और आपको एक बात बता दूं, साइड 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 का मतलब होता है आप कोई भी साइड बराबर कर सकते हैं। जैसे ये इसके बराबर कर दी, ये इसके बराबर कर दी, ये इसके बराबर कर दी। और ये देखिए साइड एंगल साइड होता क्या है, आप इसमें देखिए साइड एंगल साइड को हिंदी में भुजा कोण भुजा कहते हैं। और देखिए साइड एंगल साइड, और ये जो SAS लिखा है आप इसे ASS नहीं लिख सकते हैं। इसका भी एक बड़ा रीज़न है कि ये SAS ही क्यों लिखा जाता है। तो देखिए SAS का मतलब होता है यदि हम दो त्रिभुजों के दो साइडों के, देखिए दो साइडों के बीच में एंगल है, यदि किन्हीं दो साइडों के बीच के एंगल को आप इससे समझिए, देखिए ये साइड इसके बराबर है, एक साइड मिल गई, और देखिए साइड के बीच में एंगल आ रहा है, तो दो साइडें हैं और इन्हें अगर हम ये साइड को इसके बराबर कर दिया और ये इसके बराबर है, यदि हमें ये बीच का कोण इनका मिल रहा है तभी ये हमारी सर्वांग सम होंगी। अन्यथा अगर ये कोण यहाँ मिलता और ये इसके बराबर ये इसके बराबर, आप इसमें समझिए जैसे मैंने दो त्रिभुज बनाए, हमें SAS दिखाना है, मैंने ये 2 सेंटीमीटर कर दिया और ये भी 2 सेंटीमीटर कर दिया और ये 5 सेंटीमीटर कर दिया और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए दो भुजाएं तो हमें बराबर मिल गई, इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर और इस त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर। और देखिए SAS मतलब कि
साइडों के बीच में एंगल आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यदि हमारा ये कोण 30 है और ये भी अगर 30 मिल रहा है तभी ये हमारी सर्वांग होंगी। यदि आपको ये कोण यहाँ न मिल के यहाँ मिल रहा हो तो देखिए ये सर्वांग नहीं होंगी, क्योंकि साइड एंगल साइड इसका भी एक मतलब होता है, साइड के बीच में एंगल आना चाहिए। साइडें तो हमें इक्वल मिल रही हैं पर साइडों के बीच में एंगल नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आपको ये सर्वांग नहीं होंगी और ये आपको ध्यान रखना है। आप डिफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण, ये देखिए दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संलग्न, मतलब कि जो यहाँ बराबर है और ये भी इसके बराबर हो, संलग्न भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो तो वो सर्वांगसम होंगे। और देखिए ये जो बात है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये ध्यान रखनी है। और उसी प्रकार मैंने लिख दिया ए पी बराबर है पी क्यू के, देख सकते हैं ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर आर क्यू, देखा आपने। और कोण ए बराबर, ये बराबर नहीं था, देखिए 3.5 है और ये 3 है, मैंने गलत बोला। और एंगल ए बराबर है एंगल बी पी के, और इससे मैंने लिख दिया कि इसलिए का यह चिन्ह होता है दो बिंदु लगा के उसके ऊपर एक बिंदु, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, हमने इतना देख लिया, हमने दूसरी कैटेगरी देख ली। अब हम लोग तीसरी देखते हैं। तीसरी जो कि है हमारी कोण भुजा कोण, इसको हम लोग देख सकते हैं। और देखिए इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कोण के बीच में साइड आ रही है, तो ऐसे ही हमें दो त्रिभुज लेने हैं जिनमें दो कोण बराबर हों और उनके बीच में साइड जो है वो आनी चाहिए, और इसे कोण भुजा कोण कहते हैं हिंदी में। आपको डिफिनेशन में नहीं रटवा रहा, ना मैं यहाँ रटवाने आया हूँ, आप समझिए। देखिए हम कर क्या रहे हैं, ए एस ए, और देखिए पहले तो हमें दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे। ये मैंने दो त्रिभुज बना लिया, देखिए दो त्रिभुज बना लिया। और देखिए यदि ये कोण 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री मिल गया, और किसी भी तरह हमको ये 60 मिल गया और ये भी 60 मिल गया, सपोज करना है आपको। और एंगल देखिए दो एंगल तो हमें बराबर मिल गए, ये इसके बराबर मिल गया, ये इसके बराबर मिल गया, दो त्रिभुज में दो एंगल मिल गए। और इसके लिए कैटेगरी ये होती है। और साइड देखिए, साइड बीच में आ रही है दो एंगलों के बीच में, तो देखिए दो एंगलों के बीच की साइड ये आपकी होती है, ये वाली। यदि ये वाली हमारी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर मिल जाए तब तो ये सर्वांगसम होंगे। यदि इसी की जगह पर एक ये त्रिभुज मैं बना दूं, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, और ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? तो देखिए दो एंगलों के बीच में साइड आनी चाहिए तभी ये ए एस ए से सर्वांगसम होंगे। तो देखिए दो एंगल तो हमें मिल रहे हैं बराबर, पर हमें एंगल के बीच में साइड नहीं मिल रही। और देखिए एंगल के बीच में साइड ये वाली है और बराबर हमें ये मिल रही है, तो नहीं होगा। और ये बात आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो उसी तरह जैसा मैंने आपको समझाया वही यहाँ लिखा है, इसमें भी आप देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और इनके बीच की भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया। ये आपका चौकी का चिन्ह होता है, दो ऊपर बिंदी लगा के एक नीचे, और इसलिए का होता है नीचे दो लगा के ऊपर एक, ये चौकी ये इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। और आपको मैं डिफिनेशन एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं
यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसकी अंतर्गत मतलब उसी के बीच में आने वाली भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत वाली भुजा मतलब बीच की भुजा के बराबर हो तभी सर्वांग होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो वीडियो को पैक कर लीजिए, उसमें देख लीजिए। अब हम लोग कोण भुजा कोण देख लेते हैं कि कोण भुजा कोण होता क्या है। तो देखिए इसमें आप देखिए सबसे पहले AAS लिखा है, कोण कोण भुजा। तो आप तो इसमें नहीं देख रहे क्योंकि दो कोण और भुजा के बीच में आ रहे हैं, मतलब दो कोण यदि इसमें जैसे मैंने बताया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? AAS की। देखिए दो कोण मिल जाए और एक भुजा मिल जाए, और या आप अगर ऐसे समझ रहे हैं कि कोण और भुजा के बीच में कोण मिल रहा है, कोण और भुजा के बीच में कोण, तो नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? तो देख लीजिए। देखिए जैसे 60 है और ये भी 60 हो गया आपका, और उसी प्रकार मैंने ये लिख दिया 50 और ये भी 50 कर दिया, और हम लोग कर रहे हैं AAS और ये भुजा इसके बराबर है। और अगर आप इसको ऐसे समझ रहे हैं कि AAS मतलब कोण और भुजा के बीच में एंगल आना चाहिए, तो देखिए कोण ये है, भुजा ये है, इसके बीच में कैसे आप एंगल नोट कर पाएंगे? देखिए ये कोण है और ये भुजा है, तो इसके बीच में आप कहाँ एंगल नोट कर पाएंगे? तो आप इसे ऐसे कहेंगे कि दो त्रिभुज हैं, यदि हम दो त्रिभुजों में उनके दो कोण और एक भुजा बराबर कर दे तो सर्वांग सम हो जाएंगे। और वही मैंने लिखा है, दो कोण मैंने बराबर कर दिए दो त्रिभुज के और एक भुजा बराबर कर दी। और आपको इसमें ऐसे नहीं देखना कोण और साइड के बीच में, क्योंकि कोण और साइड के बीच में एंगल ही नहीं बनता, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसीलिए ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और देखिए AAS है, आप इसे SAS नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास पहले ही ASA का रूल है। ओके, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये आपके रूल हैं, इसी से आप लोग सर्वांग सम कर सकते हैं। और अब हम लोग इसको देख लेते हैं समकोण कर्ण भुजा को। तो देखिए समकोण कर्ण भुजा होता क्या है, जिसे हम लोग RHS कहते हैं। RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो इसको भी आप समझ लीजिए, दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण, आपको ऐसे नहीं समझ में, पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए हमें RHS करना है, तो देखिए ये खासकर आपकी समकोण त्रिभुज के लिए ये प्रॉपर्टी लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। तो देखिए सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए हमने दो समकोण त्रिभुज बनाया, और R का मतलब होता है राइट एंगल। देखिए समकोण है तो ये तो समान ही मिल गया, एक चीज़ हमें मिल गई। अब दूसरी चीज़, इसे हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कर्ण कहते हैं, कर्ण। और कर्ण होता है समकोण के सामने वाला। तो यदि ये इसके बराबर है तो दो हमें चीज़ें मिल गई, तो दूसरी भी चीज़ मिल गई। और साइड मतलब अगर इन दोनों में से कोई साइड मिल रही है समान तो आप कर सकते हैं, तब ये सर्वांग सम हो जाएंगे। एक बार और समझ लीजिए मैंने इसमें बताया क्या है। देखिए दो समकोण त्रिभुज कैसे सर्वांग सम होंगे? RHS रूल से, क्योंकि समकोण त्रिभुज में RHS लगेगा। RHS का मतलब राइट एंगल, समकोण तो हमें मिल ही जाएगा क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम लोग। और कर्ण यदि हमें बराबर दिया है और कोई एक और साइड हमने बराबर निकाल ली कैसे भी न कैसे, तो ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा। ओके, समकोण कर्ण भुजा में आपका यही है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे और एक भुजा
दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो। क्योंकि ये तो समकोण त्रिभुज में ही है तो इसीलिए ये तो बराबर ही होंगी, और इसीलिए मैंने लिख दिया ये सर्वांग सम है। तो देखिए हमने इतना कर लिया। और आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं।